हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी तोमर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इम्पॉर्टेंट केसेस या लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू अरेस्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ बेल अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, the first case, the provisions which we'll be dealing with today is mainly related to anticipatory bail under Section 438 of CRPC, and there are other guidelines for arrest. Both of those will be covering in the today's video. And this video is important for everyone preparing for all sorts of competitive exams related to law. जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी लॉ ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीआरपीसी सारे ही एग्जाम्स में आता है और सब में ही बेल और अरेस्ट की गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जिससे हम आज स्टार्ट करेंगे वो है हमारा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस 1997 में आया था और ये बहुत फेमस केस है जिसमें गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट दी हुई थी कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उस सिचुएशन में वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेगा और अरेस्ट किस तरीके से करी जाएगी। वो सभी बातें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करी थी। तो पहली गाइडलाइन जो आई थी वो ये थी कि पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है, ही शुड, या फिर जो हैंडल कर रहा है इंटेरोगेशन, ही शुड वियर एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। उसको एक एक्यूरेट नेम टैग पहनना है जिसमें उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन क्लियरली विजिबल हो जब वो किसी को अरेस्ट करने जा रहा है। और उस पुलिस ऑफिसर का नाम रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जो पुलिस स्टेशन का रजिस्टर है उसमें उसका नाम रिकॉर्डेड भी होना चाहिए। दूसरी गाइडलाइन जो यहाँ पर दी थी वो ये दी थी कि पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट के टाइम पर वो एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाएगा और ये जो मेमो ऑफ अरेस्ट होगा ये अटेस्टेड होना चाहिए बाय एटलीस्ट वन विटनेस। इस मेमो ऑफ अरेस्ट में टाइम ऑफ अरेस्ट लिखा होगा, जिसको अरेस्ट कर रहा है उसका नाम लिखा होगा और नीचे जो अरेस्ट हुआ है उसका सिग्नेचर होगा और एक विटनेस का सिग्नेचर होगा। ये विटनेस कौन हो सकता है? ये विटनेस या तो उस इंसान का कोई फ्रेंड हो सकता है, मेंबर ऑफ द फैमिली हो सकता है, या कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी हो सकता है। और ये साइंड होगा, इट विल बी काउंटरसाइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन एंड शैल कंटेन द टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट। इसके बाद जो थर्ड गाइडलाइन दी गई थी वो ये दी गई थी कि पर्सन जो अरेस्ट किया जाएगा या जब वो लॉकअप में है तो उसके किसी एक फ्रेंड को या रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाएगा दैट द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, और किस चार्ज पे या किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है ये भी बताया जाएगा, और कहाँ पर उसे डिटेन करा है वो प्लेस ये भी बताई जाएगी। बट ये इंफॉर्मेशन उस सिचुएशन में देना जरूरी नहीं होगी जहां पर मेमो ऑफ अरेस्ट जिस विटनेस ने साइन किया है वो विटनेस खुद वो फ्रेंड या रिलेटिव हो जिसको ये इंफॉर्मेशन देनी है। ऑल्सो ये बात कि अक्यूज्ड के पास राइट है टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड और टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द अक्यूज एज सून एज ही इज ब्रॉट इनटू द कस्टडी। जैसे ही उसको अरेस्ट किया है, एज सून एज ही इज पुट अंडर अरेस्ट और इज डिटेन्ड, he should be made aware of his right to have a friend or a relative informed that he has been arrested. इसके बाद बोला गया कि अगर जो फ्रेंड और रिलेटिव है ही लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है, तो उस सिचुएशन में उस डिस्ट्रिक्ट में जो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन होगा वो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म करेगा उस फ्रेंड और रिलेटिव को दैट द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, और ये इंफॉर्मेशन देनी होगी विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। इसके बाद जो गाइडलाइन आई थी वो ये थी कि एक केस डायरी, जो केस डायरी होती है उसमें एक एंट्री की जाएगी जिसमें डिस्क्लोज करेंगे नेम ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड या नेम ऑफ द रिलेटिव हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट, और उसमें डिटेल्स ऑफ द पुलिस ऑफिशियल भी लिखे जाएंगे जिसकी कस्टडी में प्रेजेंटली अरेस्टेड पर्सन है और जिसने अरेस्ट की थी उसका भी नाम केस डायरी में लिखा जाएगा। उसके बाद जो लास्ट गाइडलाइन दी थी वो ये दी थी, नहीं लास्ट नहीं, सॉरी, इसके बाद ये गाइडलाइन दी थी कि अरेस्टेड पर्सन जब उसकी अरेस्ट हो गई है एंड इफ ही रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन,
उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, और अगर कोई माइनर इंजरीज या कोई मेजर इंजरीज उसकी बॉडी पे पाई जाती हैं, तो दोज इंजरीज विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन एन इंस्पेक्शन मेमो। और ये जो इंस्पेक्शन मेमो होगा, दिस विल बी साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन एंड बाय द पुलिस ऑफिसर जिसने उसको अरेस्ट किया है या जिसकी कस्टडी में प्रेजेंटली अरेस्टेड पर्सन है। और इसकी एक कॉपी दी जाएगी अरेस्टेड पर्सन को। ओके। इसके बाद जो गाइडलाइन थी वो ये थी, अगर उसने रिक्वेस्ट नहीं करी है तो भी जनरली अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड डॉक्टर इज नेसेसरी इन एवरी 48 आवर्स। हर 48 आवर्स में अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी होता है, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कोई ट्रेन्ड डॉक्टर, और ये ट्रेन्ड डॉक्टर्स इम्पैनल्ड होते हैं ऑलरेडी। इसके बाद जब मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, तो मैजिस्ट्रेट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके जाएंगे, अरेस्ट मेमो की कॉपी लेके जाएंगे, इंस्पेक्शन मेमो की कॉपी लेके जाएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी एविडेंसेस विद इन 24 आवर्स कलेक्ट हुए हैं, वो सब हम मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे व्हेन द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और व्हेन द अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। देन अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होता है टू मीट हिज अटॉर्नी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, ऑल्दो थ्रू आउट द इंटेरोगेशन और पूरे टाइम उसके पास अटॉर्नी या काउंसिल नहीं हो सकता, बट ही इज गिवन परमिशन टू मीट द counsel or meet his attorney during interrogation or at the beginning of the interrogation. Then the last thing which was provided was that there will be a police control room which will be established in every district, और उस पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एक बोर्ड होगा, and that board should display the person arrested and the place where he is being kept in custody, and this should be displayed within 12 hours of effecting the arrest. और पुलिस कंट्रोल रूम में कितने 12 घंटे के अंदर अंदर बुलेटिन बोर्ड पे अपडेट हो जाना चाहिए दैट विच पर्सन इज अरेस्टेड एंड एट विच प्लेस ही इज बीइंग केप्ट इन द कस्टडी। नेक्स्ट केस इज, so DK Basu versus State of West Bengal is one of the major cases जिसमें guidelines related to arrest were given, और यही guidelines are followed in most of the judgments of the Supreme Court, या Supreme Court इन्हीं guidelines को बार बार reiterate करते हुए कहता है या directions देता है पुलिस ऑफिशियल्स को कि please follow these guidelines। फिर आया था हमारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस, ये 2014 में आया था। इसमें एक बहुत मेजर चीज जो बोली गई थी वो थी सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड। तो ये जजमेंट डिस्कस करता है कि कैसे वाइव्स आर मिसयूजिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 498 ए आईपीसी अगेंस्ट देयर हस्बैंड एंड अगेंस्ट देयर इन लॉज, और अननेसेसरी डिवोर्स केसेस में अननेसेसरी क्रूअल्टी का पेटिशन लगा देंगे या डाउरी हरासमेंट का पेटिशन लगा देंगे even when serious allegations do not exist। और 498A IPC में इमीडिएट बेल होती थी, तो उस सिचुएशन इमीडिएट अरेस्ट होती थी, इमीडिएट बेल नहीं होती थी, इमीडिएट अरेस्ट होती थी। तो एज सून एज FIR वाज फाइल्ड देयर यूज्ड टू बी अरेस्ट, और इन लॉज को और हस्बैंड्स को अरेस्ट कर लेते थे। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी कि 498A IPC जैसे सिचुएशंस में या और भी अदर सिचुएशंस में अरेस्ट कब करी जाएगी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने पुलिस ऑफिसर्स को बोलना चाहिए कि ऑटोमेटिकली अरेस्ट ना करें जब 498A IPC का केस रजिस्टर होता है। ऑटोमेटिक अरेस्ट, दैट इज अरेस्ट without warrant, arrest without warrant should only be done by the police officer in accordance with section 41 of CRPC। arrest without warrant कब करेगा पुलिस ऑफिसर? सिर्फ सेक्शन 41 CRPC के अकॉर्डिंग ही करेगा, और उसमें भी जब अरेस्ट होनी है सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी एंड सब क्लॉज 2 के अंदर, देन द पुलिस ऑफिसर शुड मेंटेन अ चेकलिस्ट ऑफ द सिचुएशंस प्रोवाइडेड अंडर दैट सबसेक्शन, और उस चेकलिस्ट के फुलफिल होने पर ही शुड अरेस्ट द पर्सन अगेंस्ट whom FIR is lodged, या फिर द अक्यूज्ड पर्सन। ऑल्सो जब मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को लाया जाएगा,
तो ये जो चेकलिस्ट है जो हमने यहाँ बनाई थी, ये चेकलिस्ट शुड बी सबमिटेड to the magistrate. These checklists should be submitted justifying the arrest as an evidence. This checklist should be submitted as an evidence before the magistrate justifying the arrest. फिर even if the magistrate is ordering further detention, तो further detention authorize करने के लिए वो rely करेगा इस checklist पे, इस checklist पे rely करेगा magistrate और उसके basis पे further detention order करेगा. और unreasonably या जहाँ जरूरत नहीं है उस situations में magistrate should not order further detention. Only when the magistrate is satisfied that there are sufficient reasons for ordering further detention, only there the magistrate will order further detention. फिर उसके बाद कि if the police officer has decided not to arrest an accused, so this decision should be communicated to the magistrate within 2 weeks. FIR register होने के या from the initiation of the case उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर police officer should inform the magistrate that we have decided to not arrest the accused. If the accused is not arrested, then what will happen? Then he will be sent a notice of appearance according to section 41A of CRPC, और इस situation में he is bound to appear before the police officers or to appear in the police station. This notice should be sent within 2 weeks from the initiation of the case. केस के शुरू होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर ने अगर अरेस्ट नहीं करी है तो वो एक नोटिस भेजेगा अक्यूज को कि वो पुलिस स्टेशन में अपीयर हो. जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है या जो एसपी होता है वो इस पीरियड ऑफ 2 वीक्स को एक्सटेंड कर सकता है. ठीक है. इसके बाद क्या बोला था? इसके बाद कोर्ट ने सिंपली ये बोला था कि अगर पुलिस ऑफिसर्स या मैजिस्ट्रेट अनिश कुमार वाले जजमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, देन दे विल बी लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन हाई कोर्ट, और उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं, और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं फॉलो करते हैं तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं हाई कोर्ट में. देन द थर्ड केस where was now we have come to the proper cases related to bail. अभी तक जो हमने दो डिस्कस करे थे, फर्स्ट वाज डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इट गेव गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट. देन अर्नेश कुमार also gave guidelines for arrest. Okay. Now the third case which we'll discuss is Guru Baksh Singh Sibya versus State of Punjab. This was a case in 1980. ये one of the first cases to give guidelines related to anticipatory bail under section 438 of CRPC. इसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी थी वो डिस्कस करने से पहले प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो क्विकली. कितना बोल रही हूँ मैं, कितना पढ़ा रही हूँ, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो. ठीक है, चलो. सो the anticipatory bail provisions. Okay, so the first guideline which the Supreme Court gave was whenever a sessions court or a high court. Anticipatory bail कौन grant करता है? सिर्फ sessions court या high court grant करता है. सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट ग्रांट करता है इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में सिर्फ सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट ग्रांट करता है एंटिसिपेटरी बेल. एंड इन सच अ सिचुएशन यहाँ पर whenever high court or sessions court is granting an anticipatory bail, तो they should keep in mind Article 21 of the Constitution of India, and they should take into consideration okay, sorry, I had to pause the video for a second. तो हम थे गुरु बख्श सिंह सिब्या पे. तो इसमें फर्स्ट गाइडलाइन जो कोर्ट ने दी थी वो ये दी थी कि व्हेन हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट is granting bail under section 438, anticipatory bail जब grant कर रहा है तो it should read the provision in accordance with article 21 of the Constitution of India, keeping in mind the liberty of an individual. इंडिविजुअल की लिबर्टी को इम्पोर्टेंस देते हुए और इंडिविजुअल की लिबर्टी को माइंड में रखते हुए एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करनी चाहिए. दूसरी गाइडलाइन जो कोर्ट ने यहाँ दी थी वो थी
कि जो बेल है, जो पावर है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने की अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी, वो एक्चुअली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास होती है। उस पावर का मैंडेटरी पर्पस नहीं है। अगर पेटिशन या एप्लीकेशन फाइल हुई है फॉर एंटिसिपेटरी बेल, देन इट इज नॉट अ मैंडेट ऑन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट टू गिव द बेल इन ऑल द सिचुएशन. High Court or Session Court, depending on the facts and circumstances of the case and taking into consideration of varied things such as antecedents of the accused, nature of the crime, punishment, severity of the offense, impact on the society, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा. जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दे. इट इज नॉट मैंडेटरी. फिर यहाँ पर बोला कि कंडीशंस कौन सी इम्पोज होंगी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते वक्त. तो जो भी कंडीशंस सेक्शन 437 में दी हुई हैं, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437 में, वो इम्पोज हो सकती हैं. और जो 438 में दी हैं वो भी इम्पोज हो सकती हैं. बट इट इज नॉट नेसेसरी that all the conditions provided under subsection 3 of section 437 should always be imposed while granting anticipatory bail. ये जरूरी नहीं है. Both section 437 and section 438 are independent of each other. They are not dependent on each other. दोनों अलग अलग sections हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए. Then court explained कि FIR फाइल हो गई हो 154 के अंदर, ये जरूरी नहीं है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए. एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन या पटिशन FIR फाइल होने के पहले भी करी जा सकती है. फिर इट वाज सेड कि जब भी कोई ऑर्डर पास होगा अंडर सेक्शन 438, तो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट इन्फॉर्म करेगा. हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो भी पास कर रहा है, एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर रहा है, they shall always inform the public prosecutor that any such order has been passed or has to be passed. बाद में पास होना है तो भी पहले से information will be sent to the public prosecutor. फिर कोई भी ऑर्डर जो इस सेक्शन में पास होगा, इट विल नॉट हैम्पर एनी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी. कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है उस केस से रिलेटेड या किसी भी और केस से रिलेटेड अगेंस्ट द अक्यूज जिसने पिटिशन लगाई है, तो वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पॉज नहीं होगी या उस इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी पर एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो वैसे ही चलती रहेगी. फिर आया हमारा केस सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का. हाँ, इसमें क्या बात हुई थी, इसमें जो मेन इशू था वो ये था कि जो सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंडर बेल जब ग्रांट होती है तो क्या हम उसका कोई टाइम लिमिट फिक्स कर सकते हैं या रेस्ट्रेन कर सकते हैं उसके टाइम लिमिट को. तो कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट है उसके डिस्क्रिशन में है, अगर वो चाहे तो कोई टाइम लिमिट फिक्स कर सकता है at the time of granting of anticipatory bail, but this is not an essential requirement. ये जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में कोर्ट टाइम लिमिट फिक्स करे. कभी कभी ऐसी कोई भी सिचुएशन या ऐसी कोई भी कंडीशन सेक्शन 438 के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, therefore it is not mandatory to impose a time limit या to fix a time while granting anticipatory bail. and general situations में करनी भी नहीं चाहिए impose, only if peculiar circumstances or peculiar facts exist. उस सिचुएशन में कोर्ट टाइम लिमिट दे सकता है सेक्शन 438 सीआरपीसी की. और कोर्ट ने यहाँ एक्सप्लेन किया कि जो भी नॉर्मल कंडीशन सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 में दी हुई हैं और सेक्शन 438 के सबसेक्शन 2 में दी हुई हैं, वो कंडीशंस आप इम्पोज कर सकते हो वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल, और कोई भी दूसरी अप्रोप्रिएट कंडीशंस इम्पोज कर सकते हो इंक्लूडिंग फिक्स्ड टाइम या फिक्स्ड नेचर ऑफ रिलीफ. ठीक है. ऑल्सो फिर से यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी टाइम या स्टेज है, वहां पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है दैट एंटिसिपेटरी बेल विल एग्जिस्ट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड स्टेज ऑफ द ट्रायल. इट कैन गो अप टू द एंड ऑफ द ट्रायल. एंड ऑफ द ट्रायल तक एंटिसिपेटरी बेल चल सकती है. इसके साथ सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी में ये भी बताया था कि कौन कौन सी और सिचुएशंस हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए while granting anticipatory bail, and all of those were similar.
nature of crime, severity of punishment, impact on society, antecedents of the accused, possibility of him hampering any investigation, possibility of the accused tampering any evidence, tampering any witness, tampering any complainant. All of these things should be kept in mind before granting anticipatory bail, and also the peculiar facts or peculiar nature of the case. Okay. Then the next case is, but the main ratio for Sushila Agrawal was about time barring the order of anticipatory bail. The next case is Siddharth versus State of UP. In this case, it was held that if earlier an arrest has not been made of the accused, it is not necessary या फिर पहले से accused if the accused is on the bail, तो सिर्फ इस ground पे ये जरूरी नहीं है कि accused को arrest करा जाए merely because he is to be produced under section 170 of CRPC. 170 of CRPC में एक accused को magistrate के सामने लाया जाता है when the evidence is sufficient and there a word custody is used, that the accused will be brought into the custody of the magistrate. तो यहाँ पर in this case of Siddharth versus State of UP, court explained that the term custody means appearance before the court. It does not mean detaining the accused. और यहाँ पर कोर्ट ने साथ में ये भी एक्सप्लेन किया था कि जब अक्यूज को अपीयर करा जाए मैजिस्ट्रेट के सामने, देन ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक हिम इनटू द कस्टडी, या फिर उसको डिटेन करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कोर्ट उसको बेल पर या फिर सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी के अंडर अपीयरेंस ऑन बॉन्ड लेके छोड़ सकता है, बॉन्ड ऑन अपीयरेंस लेके छोड़ सकता है। ठीक है। तो और कोई भी मैजिस्ट्रेट सिर्फ इस बेसिस पे केस का कॉग्निजेंस लेने से डिनाई नहीं कर सकता दैट द अक्यूज्ड हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू हिज कस्टडी, मतलब अक्यूज्ड को डिटेन नहीं करा है। सिर्फ इस बेसिस पे सेक्शन 170 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट विल नॉट डिनाई टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस, बस अक्यूज्ड शुड बी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, उसकी अपीयरेंस जरूरी है कोर्ट के सामने। ओके। It is not essential in every case involving a cognizable and non-bailable offence that an accused be taken into custody when the charge sheet or final report is filed. It is held that criminal courts cannot refuse to accept a charge sheet because the accused has not been arrested and produced before the court. हर cognizable और non-bailable offence में जरूरी नहीं है कि accused की arrest की जाए at the time of filing of charge sheet. Okay. The next case is Satyendra Kumar Antil versus CBI. This is a series of 3 cases. तो जो first case था वो हमारा आया था अक्टूबर 2021 में। इसके बाद जो second case था वो आया था दिसंबर 2021 में, और जो third case था वो दिसंबर 2022 में आया था। ओके। तो ये जो दोनों केसेस थे, सेकंड एंड थर्ड केसेस, इसमें सिर्फ एक जस्टिफिकेशन या फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया था ऑफ द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट केस विच वाज इन अक्टूबर 2021। तो बेसिकली इस फर्स्ट केस में ऑफेंसेस को सुप्रीम कोर्ट ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी ऑफेंसेस होते हैं, ये ऑफेंसेस होते हैं पनिशेबल विद 7 years और लेस देन 7 years, और वो वाले ऑफेंसेस जो बाकी किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन में बेल कैसे दी जाएगी या उस सिचुएशन में अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड कैसे सिक्योर किया जाएगा, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करा था और बोला था कि सबसे पहले तो कोर्ट इशू करेगा एक ऑर्डिनरी समन फॉर अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड। अगर अक्यूज्ड ऑर्डिनरी समन पे अपीयर नहीं होता है, देन कोर्ट विल इशू अ बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट पर भी नहीं आता है, तब जाके कोर्ट इशू करेगा नॉन बेलेबल वारंट। और नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के बाद अगर अक्यूज्ड अपीयर हो जाता है, या अगर वो एक अंडरटेकिंग दे देता है, एक एप्लीकेशन या अंडरटेकिंग दे देता है कि वो किसी लेटर डेट पे अपीयर होगा, तो उस सिचुएशन में ये जो नॉन बेलेबल वारंट है, या तो ये कैंसिल हो सकता है या फिर ये मॉडिफाई होके एक बेलेबल वारंट बन सकता है।
और फिर जब अक्यूज अपीयर हो जाएगा कोर्ट के सामने तो अपीयरेंस के बेसिस पर उसको इंटरिम बेल कोर्ट ग्रांट कर देगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बेल एप्लीकेशन। फिर इसके बाद जो बी कैटेगरी ऑफेंसेस थे वो हैं ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मोर देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अपीयरेंस अक्यूज को बेल सिर्फ तब मिलेगी व्हेन ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट। ओके, और अपीयर करेगा कोर्ट के सामने तब मिलेगी, एंड ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, ऑन मेरिट्स ऑफ द केस मिलेगी, अपीयरेंस पे मिलेगी। इस सिचुएशन में पहले बेलेबल वारंट इशू होगा, बेलेबल वारंट पे अपीयर नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, और अपीयरेंस पे मेरिट के बेसिस पर बेल मिलेगी। देन सी कैटेगरी ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं ऑफेंसेस अंडर स्पेशल एक्ट्स। स्पेशल एक्ट्स कौन से, जिनमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं फॉर बेल, जैसे कि एनडीपीएस, यूएपीए, पॉक्सो, पीएमएलए। इन सभी प्रोविजन, इन सभी एक्ट्स में जब बेल दी जाती है या बेल के जो प्रोविजंस हैं उस सिचुएशन में, या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर दीज एक्ट्स, उस सिचुएशन में बेल कैसे दी जाएगी, उस सिचुएशन में बेल सिर्फ अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड पे दी जाएगी, बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एंड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट में जो बेल के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डेंस में एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड ओनली ऑन अपीयरेंस। देन डी कैटेगरी ऑफेंसेस क्या हैं, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की सिचुएशन में बेल कैसे दी जाएगी, जब अक्यूज्ड अपीयर होता है तो उस सिचुएशन में मेरिट्स को देखते हुए, सीरियसनेस ऑफ द चार्ज को देखते हुए, सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट को देखते हुए, और जिस स्टैट्यूट के अंदर उसने ऑफेंस किया है उस स्टैट्यूट को भी देखते हुए बेल दी जाएगी। अब इनके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया गया सेकंड वाले केस में और थर्ड वाले केस में। सेकंड वाले केस में क्या बोला, सेकंड वाले केस में कोर्ट ने ये बोला कि अंतिल वन, जो फर्स्ट केस था सत्येंद्र कुमार अंतिल का, उसका इंटेंशन सिर्फ ईज करना था प्रोसेस ऑफ बेल को। हम एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस या एडिशनल फेटर्स नहीं इम्पोज करना चाहते थे बेल देने पे, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे बेल दी जा सकती है, हम इजी करना चाहते थे बेल की प्रोसेस को। फिर और इनलार्ज करना चाहते थे बेल की स्कोप को। इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो कैटेगरी डी ऑफेंसेस हैं, कौन से, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं, उनमें बेल जब भले ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों का सेम मीनिंग होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंट मीनिंग विल बी प्रोवाइडेड। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बेल दी जाएगी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, वैसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए बेल दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि वही जो सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का रेशियो है, सिमिलर चीज कोर्ट ने बोली कि अगर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कोई कॉज ऑफ अरेस्ट नहीं है अक्यूज पर्सन का, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्जशीट फाइल करनी है या फिर अपीयरेंस चाहिए अंडर सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी, तो सिर्फ उस सिचुएशन में अक्यूज को अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसके भी ऊपर एक फर्दर क्लैरिफिकेशन आया सत्येंद्र कुमार का अंतिल थ्री, थर्ड केस, ये था हमारा 2022 वाला केस। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी हो या सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी हो या सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी हो, इन सिचुएशंस में 170, 204 या 209 सीआरपीसी, जब अक्यूज की अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट जरूरी है, उस सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि अक्यूज को कस्टडी में लिया जाए या उसको अरेस्ट करा जाए। सेम एज सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सेम रेशियो बोला, और बोला कि सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी में आप उसका बॉन्ड ले सकते हो ऑन अपीयरेंस फॉर presence before the court whenever needed or for presence before the investigating authority whenever needed। फिर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि बेल एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन है वो 2 हफ्ते में डिस्पोज ऑफ होगी, और जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो 6 हफ्ते में डिस्पोज ऑफ करेगा कोई भी कोर्ट। फिर इसने फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया ऑल द कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस पे, और बोला कि जब कैटेगरी ए का ऑफेंस है तो कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा इन फेवर ऑफ द अक्यूज। कैटेगरी ए में
जहां 7 साल से कम की पनिशमेंट है, 7 और लेस देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, वहां पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होना चाहिए टूवर्ड्स द अक्यूज, इन फेवर ऑफ द अक्यूज, मतलब बहुत इजीली बेल दे देनी चाहिए। फिर जो कैटेगरी बी केसेस हैं, उसमें कोर्ट केस टू केस बेसिस पे या फैक्ट्स के बेसिस पे, पिक्यूलियर फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड कर सकता है कि बेल देनी है या नहीं देनी है, या जरूरत है उसको अक्यूज की अपीयरेंस की या अक्यूज की कस्टडी में रहने की। अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी बी में कोर्ट डिसाइड कर सकता है। फिर कैटेगरी सी के लिए इस केस में कोर्ट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया और बोला कि कैटेगरी सी ऑफेंसेस में जो आपके स्पेशल एक्ट्स में फॉल करते हैं, स्पेशल एक्ट जिसमें स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्टर प्रोविजंस है फॉर बेल, उस सिचुएशन में अगर सब्सटैंशियल डिले हो रहा है, अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करा जा रहा है, चार्जशीट फाइल करने में सब्सटैंशियल डिले है, या ट्रायल में अननेसेसरी डिले हो रहा है, तो उस सिचुएशन में, या फिर अक्यूज्ड को कॉन्शियसली अरेस्ट नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन, या फिर उसको पहले से ही बेल पर छोड़ चुका है, बेल पर पहले से छोड़ चुका है, कॉन्शियसली अरेस्ट नहीं कर रहा है, अननेसेसरी डिले है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, उन सभी सिचुएशंस में फर्दर अरेस्ट नहीं दी जाएगी, इवन इन स्पेशल enactments, even in special acts related to stringent bail provisions. Okay. फिर कैटेगरी डी ऑफेंसेस में कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि जहां पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है आइडिया कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो है उसमें बेल दी ही नहीं जा सकती है, तो दैट इज नॉट द केस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी बेल दी जा सकती है, और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशल एक्ट को देखते हुए बेल ग्रांट करनी चाहिए इवन इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस, और अगर अननेसेसरी डीले है उस सिचुएशन में भी बेल ग्रांट करनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। सारे ऑफेंसेस में डिनाई नहीं करनी चाहिए बेल, सबको एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। ओके, सो दीज वर द केसेस फॉर टुडे। बेल से रिलेटेड केसेस में हमने किया गुरबख्श सिंह सिबिया, फिर सुशीला अग्रवाल, फिर उसके बाद हमने किया सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और फिर हमने सत्येंद्र कुमार अंतिम किया। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं बेल के, बट आई थिंक कि ये चार जो हैं ये काफी अच्छे से डिफाइन और एक्सप्लेन करते हैं जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल अंडर सीआरपीसी। और पहले ऑन द गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट हमने डिस्कस किया था डीके बासु और अरनेश कुमार, which also I think define the guidelines and prescribe how an arrest should be made in a very well defined manner. Okay, so this was it for today from my side. Please like, share, and subscribe this channel. And if you are preparing for any exam, all the very best for your exam. Prepare well. Happy learning. Take care, guys. Bye bye.